आगे बढ़ते हैं बदायूं से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां रेलवे प्लेटफॉर्म के पास किशोरी की लाश मिलने का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने रेप के बाद किशोरी की हत्या के मामले में आरोपी जितेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया। थाना फैजगंज बेहटा के आसफपुर रेलवे स्टेशन के पास कल किशोरी की लाश मिली थी और इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस लगातार जुटी हुई थी। तो ये बड़ा अपडेट आपको दे दें, रेलवे प्लेटफॉर्म के पास किशोरी की लाश मिलने का मामला पुलिस ने अब सुलझा दिया है। पुलिस ने रेप के बाद किशोरी की हत्या के मामले में आरोपी जितेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, फैजगंज बेहटा के आसफपुर रेलवे स्टेशन का ये पूरा मामला था, जहां एक कल किशोरी की लाश मिली थी, जिसके बाद पुलिस तहकीकात कर रही थी, जांच पड़ताल कर रही थी। उन सब के बाद जो पूरी गुत्थी थी वो सुलझ चुकी है। जो आरोपी है वो भी अब पुलिस की गिरफ्त में है। बदायूं से मामला सामने आया, जहां रेलवे प्लेटफॉर्म के पास किशोरी की लाश मिलने के मामले में पुलिस ने रेप के बाद किशोरी की जिस शख्स ने हत्या की थी, नाम उसका जितेंद्र है, जितेंद्र यादव, जिसको गिरफ्तार कर लिया है। कल किशोरी का शव मिलने के बाद इलाके में, गांव में सनसनी फैल गई थी और पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात करने में जुट गई थी और ये पूरी गुत्थी अब सुलझ चुकी है। जो आरोपी है वो पुलिस की गिरफ्त में है। आपको बता दें, इस युवती के साथ रेप किया गया, रेप के बाद हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया और अब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उस शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया है। आगे बढ़ते हैं सहारनपुर से खबर, जहां दारुल उलूम देवबंद ने आज बड़ी बैठक बुलाई है। पश्चिम के देवबंद में मदरसों को लेकर ये बैठक होगी। यूपी के 250 मदरसा संचालक बैठक में शामिल होने वाले हैं। यूपी सरकार के मदरसा सर्वे को लेकर ये बड़ी बैठक है। यूपी के मदरसा प्रतिनिधियों को बैठक का निमंत्रण भी दिया गया है। मोहतमिम मौलाना अबुल कासिम भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। मौलाना अरशद मदनी भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। तो बड़ी बैठक होनी है। लगातार उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे को लेकर बयानबाजी भी खूब हुई है, लेकिन सर्वे जारी है। अब पश्चिम के देवबंद में मदरसों को लेकर ये बड़ी बैठक आज होनी है। यूपी में 250 मदरसा संचालक इस बैठक में शामिल होंगे, जिसमें कि आपको बता दें, मदरसा प्रतिनिधियों को बैठक में निमंत्रण दिया गया है। मदरसा सर्वे को लेकर ये बड़ी बैठक है। मोहतमिम मौलाना अबुल कासिम भी इस बैठक में रहेंगे। मौलाना अरशद मदनी भी बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे किया जा रहा है, जिसको लेकर एक रिपोर्ट तैयार होगी और वो रिपोर्ट अक्टूबर में सौंपनी होगी। लेकिन उससे पहले आज की ये बड़ी बैठक बेहद अहम है, क्योंकि तमाम लोगों को निमंत्रण दिया गया है और सर्वे को लेकर ही ये बैठक होनी है। उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से निजी मदरसों का सर्वे करवा रही है, उसका ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दारुल उलूम देवबंद ने पहले विरोध किया था। लेकिन जिस तरीके से सर्वे की शुरुआत हुई तो उसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने स्वागत किया, लेकिन साफ तौर पे कहा है कि अगर इसमें बदनीयती रखी गई तो सरकार के फैसले के खिलाफ कोर्ट का रुख किया जाएगा। अगर बात करें तो सरकार के इसी सर्वे के फैसले पर आज यहाँ दारुल उलूम देवबंद में एक बैठक बुलाई गई है, जहाँ पे तमाम सारे जो निजी मदरसों के संचालक हैं उनके साथ ये बैठक की जाएगी और इस बैठक में ये निर्णय लिया जाएगा कि सरकार के इस फैसले पे किस तरीके से आगे अपना रुख रखना है। क्योंकि अभी अगर बात करें तो जिस तरीके से अरशद मदनी ने साफ तौर पर कहा कि सरकार ने अब तक जो सर्वे करवाए हैं वो स्वागत योग्य रहा है, संतुष्टिजनक रहा है, लेकिन आगे अगर किसी भी तरीके से कोई भी गड़बड़ी की जाती है तो कोर्ट का रुख किया जाएगा और तमाम तरीके से जो कार्यवाही है वो की जाएगी। फिलहाल अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से सर्वे करवा रही है और निजी मदरसों में जिस तरीके से सर्वे की टीम पहुंच रही है, वहां से तमाम तरह दस्तावेज एकत्रित किए जा रहे हैं और ये भी कहा जाएगा आज की इस बैठक में कि जितने भी निजी मदरसों के संचालक हैं, जितने भी प्राइवेट मदरसे चलाते हैं, वहाँ पे जो दस्तावेज है उसको पूरी तरीके से ठीक रखा जाए। यानी कि जब उत्तर प्रदेश सरकार के जो सर्वे के अधिकारी हैं वो जब मदरसों में पहुंचे तो उनका सहयोग करते हुए उनको तमाम तरह दस्तावेज मुहैया कराए जाएं। लेकिन जाहिर तौर से बात है कि जब आज ये बैठक खत्म होगी तो उसके बाद एक प्रेस वार्ता भी होगी, जिसमें इस बात को लेकर के भी बताया जाएगा कि किस तरीके से आगे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दारुल उलूम देवबंद का रुख रहेगा। क्योंकि जिस तरीके से सर्वे पूरा उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा है उसकी समय सीमा भी लगभग तय की जा रही है कि 15 अक्टूबर तक तमाम सारे सर्वे को कंप्लीट कर लिया जाए। उसके बाद फिर सरकार देखेगी किस तरीके से वहाँ पे तमाम सारी चीज़ें चल रही है। तो उसके लिए अगर बात करें तो यहाँ पे मौलवी और उलेमा पहुँच रहे हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण ये बैठक है, क्योंकि इसके बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि सर्वे का किस तरीके से आगे विरोध करना है या रुख करना है या समर्थन करना है, या आगे सरकार जब सर्वे करवा लेती है तो उसमें फिर किस तरीके से अपना रुख रखना है। डॉक्टर सुनील कुमार के साथ अविनाश तिवारी, गंगा, सहारनपुर। आगे बढ़ते लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार की उत्तर प्रदेश में एंट्री पर अब सियासत तेज हो गई है। प्रयागराज की फूलपुर से सीट से चुनाव लड़ सकते हैं नीतीश, ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। नीतीश कुमार के चुनाव लड़ने पर अब चर्चा तेज हो गई है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने नीतीश कुमार पर
तंज कसा है। कहा नीतीश कुमार बिहार में पहले अपना घर संभाल ले, फूलपुर आए तो प्रयागराज की जनता जमानत जब्त करवा देगी। तो अब बयानबाजी शुरू हो गई है, सियासत शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर पहले से ही तमाम पार्टियां तैयारी करने में जुटी हुई हैं। नीतीश कुमार वैसे भी विपक्षी दलों को एक साथ करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में एंट्री पर किस तरीके से सियासत तेज हो गई है वो हम आपको बता रहे हैं। प्रयागराज की फूलपुर सीट से नीतीश कुमार चुनाव लड़ सकते हैं। नीतीश कुमार के चुनाव लड़ने की चर्चाएं तेज है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने इसको लेकर तंज भी कसा है नीतीश कुमार पर। उनका कहना है कि नीतीश कुमार बिहार में पहले अपना घर संभाल ले, अगर फूलपुर आए तो प्रयागराज की जनता जमानत जब्त करवा लेगी। ये बातें कही गई हैं सिद्धार्थनाथ सिंह की ओर से। और आइए अब आपको बताते हैं नीतीश कुमार के फूलपुर पहुंचने के पीछे क्या है सियासी प्लान। यूपी बिहार की 120 सीटों पर विपक्ष का पूरी तरीके से फोकस है। अखिलेश और नीतीश की नई रणनीति का खुलासा यहां पर हुआ है। यूपी के कुर्मी वोटर्स जो कि महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में, क्योंकि जातिगत समीकरण बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, तो कुर्मी वोटर्स को साधने की यहां पर बड़ी तैयारी की गई है। फूलपुर से चुनाव नीतीश कुमार लड़ सकते हैं, इसकी चर्चाएं बेहद तेज हैं। फूलपुर में कुर्मी वोटर्स की संख्या काफी ज्यादा है और नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि कुर्मी वोटर्स के वहां पर होने से उनको इसका फायदा मिल सकता है। जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह के बयान से माहौल और भी ज्यादा गर्म हो गया है। कुछ दिन पहले नीतीश अखिलेश की मुलाकात हुई थी। सपा जेडीयू गठबंधन का पोस्टर भी लग चुका है। तो ये पूरी रणनीति है जो समाजवादी पार्टी और जेडीयू की ओर से तैयार की गई है। कमल के खिलाफ फूल किस तरीके से अब कारगर साबित होगा ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन पूरा प्लान क्या है वो प्लान हमने आपको बताने की कोशिश की है। योगी आदित्यनाथ आज सरकार को लेकर लगातार काम कर रहे हैं और उसको लेकर आपको बता दें इसी कड़ी में 56 जिलों के लिए नई मॉडर्न प्रिजन वैन को हरी झंडी दिखाने के लिए आपको बताते हैं। श्रावस्ती में राप्ती नदी का कहर किस तरीके से लोगों पर बरप रहा है। सैलाब तांडव से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। नेपाल में भारी बारिश के चलते उफनाई राप्ती नदी का कहर जिले के दर्जनों गांव में देखने को मिल रहा है। जिले बीरपुर, बरनगा, लौकही, हरिहरपुर, हसनापुर, चमरनपुरवा और पिपरहवा में बाढ़ से लोग बेहाल हैं। खेत खलिहान सब डूब चुके हैं। घरों में पानी घुस चुका है और सड़कों पर कई फीट तक पानी बह रहा है। सैलाब का कहर झेल रहे लोग अपने घरों को छोड़कर पलायन करके सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। सड़कों पर सैलाब का पानी बहने के चलते जिला मुख्यालय भिनगा और तहसील मुख्यालय जमनोहा का सड़क मार्ग बंद कर दिया गया है। बीती रात पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रास्ते को ब्लॉक कर दिया। अब ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सड़क पर किस तरीके से बाढ़ का पानी बह रहा है। लगातार तेज बारिश और उन सब के बीच में नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। लोगों के घरों तक पानी पहुंच रहा है। ऐसे में जो रहने वाले लोग हैं, आसपास नदियों के जो लोग रहते हैं, उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। बहरहाल बाढ़ का जो सैलाब है लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है और लगातार होती हुई बारिश इस जलस्तर को और भी ज्यादा बढ़ा रही है। अलग अलग जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से भारी बारिश से राप्ती नदी उफनाई है। बहरहाल ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं राप्ती नदी की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। अम्मार रिजवी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अम्मार, क्या बाढ़ से अभी भी हालात जस के तस बने हुए हैं या स्थिति पहले से कुछ सामान्य हुई है? जो आसपास लोग रहते हैं राप्ती नदी के, क्या उनको कहीं शिफ्ट कराया गया है? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे कि श्रावस्ती में बीती रात जो राप्ती का जलस्तर था वो 100 सेंटीमीटर था, लेकिन सुबह से राप्ती घटने लगी है और करीबन अपने जलस्तर से 70 सेंटीमीटर खतरे के निशान से अभी भी ऊपर बह रही है, जिसमें करीबन आधा दर्जन गांव में पानी भी घुस गया है। अगर बात की जाए तो बीरपुर, लौकिया, हरिहरपुर, बरंगा, हसनापुर, चमरपुरवा ऐसे तमाम गांव हैं जहां पर पानी घुसा हुआ है। बहरहाल प्रशासन पूरी तरीके से रेस्क्यू कर रहा है और लोगों को निकालकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और तमाम पूरी तरीके से युद्ध स्तर पर प्रशासन के द्वारा काम किया जा रहा है। वहीं आपको ये भी बताते चलें कि बहराइच से जमनहा जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग जो है उस पर बीती रात तेजी से पानी चल रहा था और भिनगा जिला मुख्यालय और जमनहा तहसील से जोड़ने वाला 2 लेन लाइन है, उस पर भी पानी तेजी से चल रहा था। श्रावस्ती पुलिस ने सुरक्षा को देखते हुए बैरिकेडिंग कर दी थी, रास्ते को ब्लॉक कर दिया था ताकि लोग उस पर जा ना पाए, क्योंकि पानी तेज रफ्तार से बह रहा था जिससे कोई ना कोई बड़ी घटना हो सकती थी। अमार, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरीके से नदियों को, नालों को, सड़कों को लोग पार करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो क्या वहां पर टीमें मौजूद है जो इन लोगों को रोक सके, समझा सके, क्योंकि इतने तेज पानी के बहाव में कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है?
जी बिल्कुल, जो गांव से लोग निकल के अपना सुरक्षित जगह पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग निकल रहे थे। तो इसी तरह 5 लोग डूबते हुए बचे, पुलिस ने बचाया। मल्लीपुर पुलिस ने फौरन रेस्क्यू किया और 5 लोगों को सुरक्षित राप्ती नदी से बाहर निकाला और सुरक्षित स्थान पे पहुंचाया है। आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं किस तरह पानी तेज चल रहा है और पुलिस लगातार और प्रशासन लगातार रेस्क्यू कर रहा है, लोगों को सुरक्षित स्थान पे पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ रहा है और आसपास रहने वाले लोगों के लिए परेशानी हो रही है। अब खबर राजधानी से, जहां भाजपा संगठन महामंत्री निश्चित समय पर ही मुलाकात करेंगे। धर्मपाल सैनी से मुलाकात का टाइम टेबल जारी किया गया है। सोमवार मंगलवार सुबह 11 से 12 बजे तक कार्यकर्ताओं से मुलाकात का समय है। दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक प्रदेश और क्षेत्रीय पदाधिकारियों से मुलाकात का समय है। शाम 6 बजे से 7 बजे तक पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और पूर्व मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। शाम 7 से 8 बजे तक केवल सांसद, मंत्री और विधायकों से मुलाकात होगी। तो पूरा जो शेड्यूल है वो शेड्यूल सामने आ चुका है। धर्मपाल सैनी कब किस समय पर मुलाकात करेंगे उसका टाइम टेबल जारी हुआ है, जो इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर भी हम आपको दिखा रहे हैं। भाजपा संगठन महामंत्री निश्चित समय पर ही मुलाकात करेंगे, यानी कि जो टाइम पीरियड तय किया गया है उसी समय पर जाकर मुलाकात करनी होगी, जिसमें कि सोमवार मंगलवार सुबह 11 से 12 बजे तक कार्यकर्ताओं से मुलाकात का समय है। दोपहर 12 से 1 बजे तक प्रदेश और क्षेत्रीय पदाधिकारियों से मुलाकात का समय है। शाम 6 से 7 बजे तक पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और पूर्व मंत्रियों से धर्मपाल सैनी मुलाकात करेंगे और उसके बाद शाम 7 बजे से 8 बजे तक केवल सांसद, मंत्रियों और विधायकों से मुलाकात का समय तय किया गया है। तो भाजपा संगठन महामंत्री जो निश्चित समय, जो एक टाइम टेबल, एक टाइम ड्यूरेशन तैयार किया गया है, उसी के अंतर्गत मुलाकात कर पाएंगे। पहुंचे सीधे लखनऊ, आपको लिए चलते हैं। बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति के लिए पुलिस आधुनिकीकरण की जिस प्रक्रिया को हम लोगों ने प्रारंभ किया था, मॉडर्न प्रिजन वैन उसी श्रृंखला का एक हिस्सा है। 56 मॉडर्न प्रिजन वैन को आज गृह विभाग को समर्पित करते हुए मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं इसके लिए गृह विभाग को और कारागार विभाग को संयुक्त रूप से इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं। हम सब जानते हैं कि प्रदेश के अंदर इतनी 25 करोड़ की आबादी की जनता को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से और उनके मन में सुरक्षा का एहसास कराने की दिशा से सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। चाहे वह पुलिस भर्ती की प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संपन्न करने का रहा हो, प्रदेश के अंदर भर्ती पुलिस कार्मिकों की ट्रेनिंग और उन्हें व्यावसायिक दृष्टि से दक्ष बनाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य रहा हो, प्रदेश के हर रेंज में साइबर थाने की स्थापना की कार्रवाई का हो या फिर जोन स्तर पर FSL लैब्स की स्थापना का, प्रभावी ढंग से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है। भर्ती की प्रक्रिया में 1,56,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती समयबद्ध ढंग से पूरा करते हुए प्रदेश में पुलिस बल में जो रिक्तियां थीं उन्हें तो दूर किया ही गया, बल्कि पुलिस बल के आधुनिकीकरण और उन्हें तकनीक से युक्त करने की इस प्रक्रिया के तहत उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने जिन कार्यक्रमों को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाया था, उसके परिणाम उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश और दुनिया के लिए बहुत सारे मामलों में एक नजीर भी बनती हुई दिखाई दी है। लोग चर्चा करते हैं अक्सर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की और उदाहरण प्रस्तुत करते हैं
कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जो सबसे क्रिटिकल माना जाता था, 2017 के पहले जिस राज्य में दंगे, फसाद, अराजकता, गुंडागिर्दी चरम पर मानी जाती थी, पुलिस भागती थी और अपराधी दौड़ाते थे, आज उस दृश्य से उभर करके कानून के साथ खिलवाड़ करने वाले कोई भी व्यक्ति, आज उसे मालूम है कि कानून के साथ खिलवाड़ की क्या कीमत होती है और कानून का एक भय है। और सही मायने में कहें तो कानून का राज स्थापित करने की दिशा में जो कार्य हुए हैं, आज उसने उत्तर प्रदेश को निवेश के एक बेहतर गंतव्य के रूप में भी स्थापित किया है। प्रदेश का पहला पुलिस एंड फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की स्थापना भी हम लखनऊ में कर रहे हैं। यह न केवल हमें आधुनिक तकनीक से जोड़ेगा बल्कि अपराध नियंत्रण करने के लिए इसकी एक प्रभावी भूमिका होगी और यह एक ट्रेनिंग सेंटर के साथ साथ उस प्रकार के दक्ष युवाओं को भी प्रदेश और देश को देने में सक्षम होगा। प्रदेश आज एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ा है। हमने उत्तर प्रदेश पुलिस बल का आधुनिकीकरण ही नहीं किया बल्कि जिन कार्मिकों का हम लोगों ने विगत 5 वर्ष के अंदर पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से पुलिस बल का उन्हें हिस्सा बनाया है, उनकी बुनियादी सुविधाओं को ध्यान में रख करके उनकी आवासीय सुविधा का समाधान करने की दिशा में बड़े कदम बढ़ाए हैं। आज मुझे प्रसन्नता है कि अक्सर ये चर्चा होती थी, देखने को मिलता था कि जेल से अदालत तक या अदालत से जेल तक वापस लाने के लिए जिन वाहनों का उपयोग पुलिस बल करता था वे पुराने पड़ चुके होते थे, उनमें तकनीक का कहीं उपयोग नहीं किया गया था और बहुत बार या तो कैदी वहां से भागते थे या फिर आपराधिक गिरोह उन पर हमला करके कैदियों को छुड़वाने का भी शरारतपूर्ण चेष्टा करते थे। ये मॉडर्न प्रिजन वैन जो 56 की संख्या में आज यहां उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ये हर प्रकार की तकनीकी युक्त एक ऐसे वैन हैं जहां पर जो पुलिसकर्मी रहेंगे वे तो सुरक्षित रहेंगे ही, कैदी को भी जेल से कोर्ट तक और कोर्ट से वापस सुरक्षित जेल तक पहुंचाने में इनके माध्यम से मदद मिलेगी। एक एक गतिविधि को सीसीटीवी कैमरे के साथ जोड़ने और आवश्यकता पड़ने पर पैनिक बटन का इस्तेमाल करने में भी उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हर एक गतिविधि को कैद करने और ऑटो लॉक से उसे युक्त करने की इस प्रक्रिया के साथ जोड़ने का जो कार्य हुआ है, आज वह यहाँ पर ये मॉडर्न प्रिजन वैन के रूप में उत्तर प्रदेश गृह विभाग और कारागार विभाग के लिए इन सब का उपयोग करेगा। इस अवसर पर मैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के गृह विभाग को और कारागार विभाग को हृदय से बधाई देता हूं। पुलिस मॉडर्नाइजेशन की दिशा में जो कदम उठाए जाने हैं वह तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उसके अच्छे परिणाम भी सामने आ रहे हैं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस बल न केवल देश के अंदर सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस बल है, बल्कि इस पुलिस बल के माध्यम से हम लोग उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता के मन में विश्वास की सुदृढ़ भावना को और पुख्ता करने में हमें मदद मिलेगी। मैं एक बार फिर से मॉडर्न प्रिजन वैन के समर्पण के लिए आयोजित इस कार्यक्रम के अवसर पर सभी संबंधित को हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम लोग आज के परिप्रेक्ष्य में तकनीक का उपयोग करके, अधिकाधिक उपयोग करके प्रदेश के और जन साधारण के मन में विश्वास की भावना को सुदृढ़ करने में सफल होंगे। पूरे कार्यक्रम के प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आधुनिकीकरण योजना का फ्लैग ऑफ योगी आदित्यनाथ ने किया। मंच से कई बड़ी बातें
मुख्यमंत्री ने इस दौरान कही। सीधी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे थे मॉडर्न प्रिजन वैन का फ्लैग ऑफ कार्यक्रम, जिसमें मुख्यमंत्री पहुंचे और अब देखिए फ्लैग ऑफ कर रहे हैं मुख्यमंत्री, जिसकी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तालियों से और अनुभव भी हमारे साथ फोकस है कि किस नजर आ रहे तरीके हैं। से अनुभव, उत्तर प्रदेश पुलिस को आधुनिक किया जाए, उसका आधुनिकीकरण किया जाए, मॉडर्नाइजेशन किया जाए और इस दिशा में तमाम कदम उठाए गए। लेकिन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये जो प्रिजन वैन है, यानी जिन वैन में कैदियों को लेकर जाया जाता है, उन 56 नई प्रिजन वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर रहे हैं। खासतौर से ये मॉडर्न सुविधाओं से लैस है। खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि कई बार जब इन प्रिजन वैन से कैदी अदालत से जेल जाते हैं या जेल से अदालत जाते हैं तो कई बार कैदी इनसे भाग जाते थे, कई बार इन पर हमला हो जाता था। लेकिन इस समय जो ये वैन आज मॉडर्न वैन आज मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर रवाना की है, ये सुविधाओं से लैस है, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। पैनिक बटन है, सीसीटीवी कैमरे हैं, कई अन्य सुविधा है, जीपीआरएस लगा हुआ है, यानी वैन कहाँ जा रही है, कहाँ पहुँची है, क्या एक्टिविटी भीतर हो रही है। पैनिक बटन है, कहीं ऐसी कोई स्थिति हो तो उस पर पैनिक बटन दबा दिया जाए और लोगों को सूचना मिल जाए। तो इस तरह की मॉडर्न वैन ये तैयार की गई है और ख़ुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लगातार फोकस सरकार का यही है कि कैसे पुलिस को मॉडर्न किया जाए, उनको मॉडर्न सुविधाओं से लैस किया जाए। इसीलिए आज ये पूरा कार्यक्रम मुख्यमंत्री आवास पर रखा गया है, जहां पर डीजीपी मौजूद हैं, डीजी जेल मौजूद हैं, प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद मौजूद हैं, जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति मौजूद हैं। और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले दंगे होते थे, अपराधी पुलिस को दौड़ाता था, पुलिस भागती थी, लेकिन आज स्थिति बदली हुई है। आज पुलिस अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है, अपराधी पुलिस से डरकर थाने में सरेंडर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पुलिस की इमेज उत्तर प्रदेश में बदलने का भी काम हुआ है। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा। तो हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट आपने सुनी। अनुभव बता रहे थे कि किस तरीके से कौन कौन लोग वहां पर मौजूद हैं और कैसे टेक्नोलॉजी के माध्यम से, आधुनिकीकरण के माध्यम से आगे बढ़ा जाए, इस पर पूरा फोकस है मुख्यमंत्री का। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।